दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी मर्जी है, मत करो, ऐश करो, वीडियो देखो, एंजॉय करो, बात खत्म। आप में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सन्नी देओल ही असली हीरो है। वही सन्नी देओल आपका पाकिस्तानी एक्टरों को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तानी फिल्मों को सपोर्ट कर रहा है। वही सन्नी देओल आज ये कह रहा है कि फवाद खान की फिल्म को इंडिया में रिलीज होने दिया जाए, फवाद खान की फिल्म को इंडिया में बैन नहीं किया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे कोई एतराज नहीं है अगर आप सन्नी देओल को बहुत बड़ा स्टार मानते हो, सन्नी देओल को रियल हीरो मानते हो, क्योंकि ये आपकी मर्जी है। लेकिन सन्नी ने एक और अजीब काम कर दिया है। सन्नी ने कहा है कि मुझे एक फिल्म शाहरुख खान के साथ करनी है। मेरी ऐसी इच्छा है कि अगर मैं एक फिल्म शाहरुख खान के साथ करूंगा तो वो फिल्म बहुत बड़ी हिट हो जाएगी। मैं आपको याद दिला दूं कि फिल्म डर में शाहरुख और सन्नी ने साथ में काम किया था। उसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों में झगड़ा हो गया था। डर फिल्म रिलीज हुई और बहुत बड़ी हिट हो गई और उस फिल्म के हिट होने का सारा क्रेडिट शाहरुख खान को मिल गया। सन्नी ने यह ऑफिशियली कह दिया था कि मैं जिंदगी में दोबारा कभी भी शाहरुख के साथ काम नहीं करूंगा, YRF के साथ भी काम नहीं करूंगा। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को हमेशा ही बताता हूं कि ये बॉलीवुड ऐसी जगह है, ना ही तो किसी की दुश्मनी हमेशा के लिए रहती है और ना ही किसी की दोस्ती हमेशा के लिए रहती है। यहां हर फ्राइडे को लोगों के रिलेशन बदलते रहते हैं, दोस्ती बदलती रहती है, दुश्मनी होती रहती है। तो अब जबकि सन्नी देओल की वापसी हो गई है गदर 2 से, जाट ने भी ठीक ठीक बिजनेस कर लिया है, भले ही फिल्म फ्लॉप हो गई हो, लेकिन अब सन्नी देओल को ऐसा लग रहा है कि उसका वक्त आ गया है, वो एक बड़ा स्टार बन सकता है अमिताभ बच्चन साहब की तरह। लेकिन उसके लिए उसको एक बड़ी फिल्म और करनी पड़ेगी जो कम से कम 400-500 करोड़ रुपए का बिजनेस करे। और ऐसी फिल्म तभी बन सकती है जब सन्नी देओल और शाहरुख खान एक फिल्म में साथ में काम करे। लेकिन मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं, ब्लैंक पेपर पर लिख सकता हूं कि शाहरुख खान सन्नी देओल की फिल्म में काम नहीं करेगा। शाहरुख खान सन्नी के साथ कभी भी काम नहीं करेगा। शाहरुख को पता है कि वो कितना बड़ा स्टार है आज, और शाहरुख को यह भी पता है कि सन्नी देओल कितना बड़ा स्टार है। शाहरुख को अच्छी तरह पता है कि सन्नी को शाहरुख की हेल्प चाहिए और यही वजह है कि शाहरुख सन्नी के साथ काम नहीं करेगा। बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा बकचोद एक्टर है जिसका नाम है परेश रावल। कुछ ना कुछ ऐसे बयान देता रहता है जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी होती रहे, ये भाई न्यूज में रहे, क्योंकि इसको पैसे कमाने हैं। और सही बात है, कमाने भी चाहिए। हर आदमी को पैसे कमाने हैं, उस बेचारे को अकेले को तो पैसे नहीं कमाने हैं। लेकिन अब परेश रावल से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने एक ऐसी सच्ची बात बता दी है जिसको सुनकर दुनिया दंग है, जिसको सुनकर दुनिया हैरान परेशान है। आप जानते हो लल्लन टॉप को और उसके लुक्खे पत्रकार सौरभ को। इस भाई को एक्टरों का इंटरव्यू लेने का बहुत शौक है, इसको न्यूज में रहने का बहुत शौक है, क्योंकि इसको पता है कि जब तक ये एक्टरों का इंटरव्यू लेगा तब तक लोग इसको पहचानेंगे, जिस दिन नहीं लेगा उस दिन इसको पहचानना बंद कर देंगे। और बॉलीवुड के एक्टर भी इतने गए गुजरे हैं कि वो किसी को भी इंटरव्यू दिया करते हैं तो इस लुक्खे को भी इंटरव्यू देते ही रहते हैं। तो परेश इस लुक्खे पत्रकार को एक इंटरव्यू दे रहा था और उसमें बताया कि एक बार अजय देवगन के फादर ने परेश रावल से कहा था कि तू डेली सुबह उठकर अपना पेशाब पिया कर, तू एकदम तंदुरुस्त हो जाएगा, एकदम टनाटन हो जाएगा, कोई बीमारी नहीं रहेगी। सुबह उठ के फर्स्ट यूरिन पीना, सब फाइटर लोग ये करते हैं, कोई तकलीफ नहीं रहेगी, कभी कुछ नहीं होगा, फर्स्ट यूरिन पीना। और परेश ने बताया कि उसने उनकी बात मानी, लेकिन उसने ये ठान लिया कि मैं अगर पेशाब पीऊंगा तो उसको बहुत अच्छे तरीके से पीऊंगा। तो मैं रोजाना सुबह उठकर अपना पेशाब पिया करता था, लेकिन उसको ऐसे पिया करता था जैसे कि मैं शराब पी रहा हूं। उसमें बाकायदा बर्फ वगैरह डालकर बड़े ही मजे के साथ चुस्कियां लेकर पिया करता था। मैंने ये सोचा था कि अगर मुझे यूरिन पीना ही है तो मैं तो उड़ेल नहीं दूंगा, I'll sip it like a beer। और पिया करता था क्या, अभी भी पीता हूं, और यही वजह है कि मेरी सेहत इतनी अच्छी है। इस आदमी ने अपनी जिंदगी में इतने काले कांड किए हुए हैं, इतने घटिया कर्म किए हुए हैं कि ऊपर वाले ने इसको दुनिया में ही सजा दे दी है। आप अंदाजा लगाइए इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है कि एक आदमी रोजाना सुबह उठकर चाय पीने की बजाय अपना पेशाब पीता है। एक्चुअली पेशाब क्या है? एक्चुअली पेशाब वो है जो सब कुछ आपकी बॉडी रिजेक्ट करके बाहर निकालती है, वही पेशाब है। इंसान के शरीर में बहुत सारे फिल्टर्स हैं, जैसे कि किडनी है, लीवर है, वगैरह वगैरह। इंसान के शरीर में जो कुछ भी जाता है, जो भी इंसान खाता है, वो सब कुछ छलनी होता है, और जो भी
बॉडी को नुकसान देने वाली चीजें होती है, बॉडी को नुकसान देने वाले मिनरल्स होते हैं, वो सब रिजेक्ट करके शरीर से बाहर निकाले जाते हैं पेशाब के द्वारा। यानी कि जो कुछ भी पेशाब के थ्रू निकलता है वो इंसान की बॉडी में नहीं रहना चाहिए। लेकिन कमाल देखिए कि रोजाना सुबह उठकर प्रेश उसी पेशाब को पीता है। मैं उस वक्त बहुत छोटा था जब इससे पहले भी मैंने ऐसी बात सुनी थी। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, और उनके बारे में भी यही बताया जाता है कि वो सुबह उठकर अपना पेशाब पिया करते थे, तब वो जिंदा थे। अगर वो पेशाब नहीं पीते तो मर जाते। और मोरारजी देसाई के बाद परेश रावल वो सेकंड आदमी है जिसके बारे में मैंने ऐसा सुना है कि रोजाना सुबह उठकर इसको अपना ही पेशाब पीना पड़ता है। मेरे ख्याल में ये ठीक वैसा ही है जैसे कि परेश ने इस दुनिया में ही जहन्नुम देख ली हो, इस दुनिया में ही नरक देख लिया हो। जिस आदमी को रोजाना सुबह उठकर पेशाब पीना पड़ता है जिंदा रहने के लिए, उससे घटिया जिंदगी और किसी की हो नहीं सकती। मैं अगर अपना पेशाब पिए बिना एक दिन भी जिंदा ना रहूं तो मैं मरना मुनासिब समझूंगा, लेकिन पेशाब नहीं पीऊंगा। और मैं उन एक्टरों के बारे में सोच रहा हूं जो बेचारे परेश के साथ काम करते हैं, वो इसके पास कैसे खड़े होते होंगे, इसके मुंह से किस कदर बदबू आती होगी यार। एक आदमी जो रोजाना सुबह पेशाब पीता है, मुझे तो लगता है कि मुझे ये बातें करते हुए ही उल्टियां हो जाएगी यार। और ये आदमी सोचो कि डेली पेशाब पीकर जिंदा है, उन आदमियों को कितना घिन आता होगा इसके पास खड़े होकर इससे बातें करते हुए, इसकी शक्ल पे देखते हुए ही उनको कितनी घिन आती होगी यार। लेकिन ये हो सकता है कि उनको बेचारों को पता ही ना हो कि ये रोजाना अपना पेशाब पीता है। जब ये पेशाब पीता है तो जाहिर सी बात है गोबर भी खाता होगा। तो एक आदमी जो पेशाब पीता है, गोबर खाता है, उस आदमी के साथ कोई भी काम क्यों करेगा? मुझे ऐसा लगता है कि अब जितने भी एक्टर हैं वो इसके साथ काम करने से मना कर देंगे। अब शायद इसको किसी भी फिल्म में नहीं लिया जाएगा। मैं तो जिंदगी में ऐसे आदमी के पास खड़ा नहीं हो सकता भाई साहब। बात करना तो बहुत दूर की बात है, ऐसे आदमी के साथ काम करना तो बहुत दूर की बात है। अगली न्यूज बताता हूं, लेकिन जो आपको कहा था चैनल सब्सक्राइब कर लो। छपरी एक्टर इमरान हाशमी की फिल्म इसी फ्राइडे को रिलीज हुई और सुपर डुपर डिजास्टर हो गई। फिल्म का नाम था ग्राउंड जीरो। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इमरान हाशमी इंडियन नहीं है, इसके पास बाहर के मुल्क का पासपोर्ट है और ये कहता है कि इसको हिंदी फिल्में बिल्कुल पसंद नहीं है, ये हिंदी फिल्में देखता ही नहीं है, अपनी भी फिल्म नहीं देखता। तो जब ये अपनी भी हिंदी फिल्म नहीं देखता, ये भाई साहब अंग्रेज है, ये सिर्फ इंग्लिश फिल्में देखता है, तो जाहिर सी बात है पब्लिक भी इसकी फिल्में क्यों देखेगी? तो पब्लिक ने भी इसकी फिल्म नहीं देखी। इस फिल्म ने 3 दिन में बिजनेस किया तकरीबन 5 करोड़ रुपए का। इन 5 करोड़ में से 2 करोड़ रियल हैं और जो 3 करोड़ है वो टिकट्स खरीदे हैं इमरान हाशमी ने खुद। कहने का मतलब यह है कि ये फिल्म बहुत बड़ी सुपर डुपर डिजास्टर हो गई। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इमरान छपरी का कैरियर 15 साल पहले खत्म हो गया था, लेकिन बॉलीवुड वाले कहीं ना कहीं इसको फिल्म में खड़ा करते रहते हैं। पिछले 2-3 महीने में सिर्फ 3 बड़ी फिल्में रिलीज हुई, जाट, सिकंदर, केसरी 2। तीनों की तीनों सुपर डुपर डिजास्टर हो गई। सिकंदर तो तकरीबन 250 करोड़ की फिल्म थी और उस फिल्म का थिएट्रिकल लाइफ टाइम बिजनेस हुआ 65 सीआर का। और केसरी 2 तकरीबन 150 करोड़ की फिल्म है और इस फिल्म का भी लाइफ टाइम थिएट्रिकल बिजनेस होगा 65 सीआर, यानी कि उतना ही जितना कि सिकंदर का। फिल्म जाट का भी बजट तकरीबन 150 करोड़ रुपए था और इस फिल्म का लाइफ टाइम थिएट्रिकल बिजनेस होगा तकरीबन 75 सीआर। मेरे ख्याल में इस फिल्म का बजट बहुत ज्यादा रखा गया था। अगर ये फिल्म 75 सीआर में बनती तो ये फिल्म हिट हो जाती, लेकिन क्योंकि इस फिल्म का बजट बहुत ज्यादा बड़ा रखा गया था, 150 करोड़ रुपए, सन्नी देओल ने ही 55 करोड़ रुपए लिए थे, यही वजह है कि ये फिल्म फ्लॉप हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि 2025 के जो 4 महीने गए हैं वो तो बहुत खराब रहे हैं, उनमें कोई फिल्म चली नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे जो बड़ी फिल्में आने वाली हैं उनमें से कोई फिल्म हिट होगी कि नहीं होगी। जैसे कि वार 2 को एक बहुत बड़ी फिल्म माना जा रहा है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि वो फिल्म 400-500 करोड़ रुपए का बिजनेस कर पाएगी क्या। सूरज पंचोली की नई फिल्म आ रही है जिसका नाम है केसरी वीर और यह फिल्म 16 मई को रिलीज हो रही है। इस फिल्म का डिजिटल पोस्टर रिलीज किया गया है और सूरज बहुत ही अच्छा दिख रहा है इस पोस्टर में। ये एक रियल घटना पर आधारित कहानी है और ये एक एक्शन फिल्म है और मेरे ख्याल में सूरज एक्शन करते हुए बहुत अच्छा दिखेगा क्योंकि सूरज की बॉडी बहुत अच्छी है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। ज्वेल थीफ, ये सैफ अली खान की नई फिल्म का नाम है जो OTT पर रिलीज हुई है
और बहुत बड़ी डिसास्टर हो गई है। मैं तो OTT फिल्में नहीं देखता, ना ही मैं वेब सीरीज देखता, तो मैंने तो इस फिल्म को नहीं देखा, लेकिन जितने भी क्रिटिक्स हैं जिन्होंने इस फिल्म को देखा है और इस फिल्म का रिव्यू किया है, उनका कहना यह है कि यह बहुत ही वाहियात किस्म की फिल्म है, बहुत ही घटिया फिल्म है। और मैं आपको ये बता दूं कि नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म के लिए 150 करोड़ रुपए पे किया। इस फिल्म का प्रोड्यूसर है सिद्धार्थ आनंद, जो आज की तारीख में निर्माताओं को लूट रहा है, क्योंकि निर्माता ऐसा समझते हैं कि सिद्धार्थ के नाम से दुनिया किसी भी फिल्म को देखने चली जाएगी। हालांकि ऐसा है नहीं, सिद्धार्थ को कोई नहीं जानता, सिद्धार्थ के नाम से कोई किसी फिल्म को देखने क्यों जाएगा। नेटफ्लिक्स में एकता कपूर की बहन रुचिका कपूर बैठी हुई है, वो सभी बॉलीवुड वालों को जानती है, वो जम के कमीशन ले रही है, खूब माल कूट रही है आज की तारीख में। बस उसी रुचिका कपूर ने इस प्रोजेक्ट को ओके किया था, सिद्धार्थ आनंद को 150 करोड़ रुपए दिए थे। उन 150 करोड़ रुपए में से मेरे ख्याल में 50 करोड़ रुपए इस फिल्म पर लगे होंगे, 100 करोड़ रुपए बच गए, यानी कि सिद्धार्थ आनंद ने बड़ा माल कूटा है और रुचिका को भी बढ़िया माल मिला होगा। 10, 15, 20 करोड़ रुपए तो मिले ही होंगे, इससे कम तो मिलेंगे नहीं। तलाकबाज नकलची म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान फिर से पकड़ा गया है। इस भाई ने किसी के गाने की नकल करके एक फिल्म में डाल दिया। जब उसको पता चला जिसका वो गाना था, वो अदालत पहुंच गया। अदालत ने पाया कि वाकई इस नकलची ने तो उस गाने की नकल की है, तो अदालत ने नकलची AR रहमान से कहा कि 2 करोड़ रुपए अदालत में जमा कर और तब ये केस आगे चलेगा। और मैं सभी फिल्में बनाने वालों से कहना चाहता हूं कि ऐसे नकलची से दूर रहिए, ऐसे नकलची से आप अपने गाने क्यों बनवाते हो भाई। अक्षय कुमार की फिल्म केसरी 2 इसी फ्राइडे रिलीज हुई और उसमें अक्षय कुमार का एक डायलॉग है, अगर आपने देखी है फिल्म तो अक्षय कुमार एक अंग्रेज को कहता है फक यू। और अब जैसे कि आप जानते हैं कि कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ है, इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा बहस हो रही है, तो जब मीडिया ने अक्षय कुमार से पूछा तो अक्षय कुमार ने कहा कि मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा। अक्षय कुमार ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, अक्षय कुमार ने कहा मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ लो। और मैं उनसे बस यही कहना चाहता हूं जो मैंने केसरी 2 में कहा है, फक यू। अब मैं इस बात पर कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो फिर विवाद हो जाएगा। अगली न्यूज बहुत ही कमाल की है, लेकिन यार मैंने आपसे कुछ कहा था भाई, सब्सक्राइब कर लो ना, कर लो। कश्मीर में आतंकवादी हमला होने के बाद सुनील शेट्टी भी बहुत ज्यादा गुस्से में है, बहुत ज्यादा नाराज है। सुनील ने कहा है कि भाई अब तो मैं अपनी अगली छुट्टी कश्मीर में ही मनाऊंगा, अब तो चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगली छुट्टी तो मुझे कश्मीर में ही मनानी है। सुनील भाई मैं तो कहता हूं कि इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है भाई, आप कल ही बैग उठाओ और कश्मीर पहुंच जाओ, 1 महीना रह के आओ। देखो मैंने सुना है कि कश्मीर बहुत ही सुंदर है, मतलब जमीन पर जन्नत है। मैंने तो कश्मीर देखा नहीं, मैं तो बहुत डरता हूं, सच्ची बात बताऊं सुनील भाई, मुझे तो इन आतंकवादियों से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं तो वहां कभी गया नहीं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप फौरन ही चले जाओ, 1-2 महीना रह के आओ, आराम करो आप। बॉलीवुड में एक बहुत बड़ी प्रोड्यूसर है जिसका नाम है प्रेरणा अरोरा। प्रेरणा जी बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बना चुकी है, परमाणु, रुस्तम, पैडमैन, टॉयलेट एक प्रेम कथा वगैरह वगैरह। अब प्रेरणा जी की एक हॉरर फिल्म बन रही है जिसका नाम है जटाधारा। इसका हीरो है तेलुगु फिल्मों का सुपरस्टार सुधीर बाबू और इस फिल्म में हीरोइन है सोनाक्षी सिन्हा। शिल्पा शिरोडकर जो किसी वक्त में बहुत बड़ी स्टार हुआ करती थी, इस साल के बिग बॉस में भी थी, उसकी भी वापसी हो रही है इस फिल्म में। इस फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में चल रही थी और 50 दिन की शूटिंग खत्म हो गई है, यानी कि फिल्म तकरीबन खत्म हो गई है। 2 गाने बचे हैं जो जल्दी ही शूट किए जाएंगे और ये फिल्म सितंबर में रिलीज होने वाली है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये फिल्म भी वैसी ही बहुत बड़ी हिट होगी जैसे कि प्रेरणा की बाकी फिल्में हिट हुई हैं। शाहिद कपूर की फर्स्ट फिल्म में एक लड़की को लॉन्च किया गया था जिसका नाम था अमृता राव। वो अपने वक्त में ठीक ठीक फेमस लड़की थी, लेकिन कभी भी बड़ी सुपरस्टार नहीं बन सकी बेचारी। और जब बेचारी ने शादी की तब भी उसको एक रिच आदमी नहीं मिला, एक बेचारा लुक्खा आरजे मिला जिसका नाम है अनमोल, उससे उसकी शादी हुई। अब लुक्खा आरजे कितने पैसे कमाएगा, घर कैसे चलेगा, यही वजह है कि अमृता आज की तारीख में भी काम कर रही है। इसी जमाने में एक फिल्म बन रही थी प्यारे मोहन, उसमें अमृता भी थी और ईशा देओल भी थी। और उस फिल्म की शूटिंग के दौरान इन दोनों में कुछ कहासुनी हो गई थी और ईशा ने अमृता को थप्पड़ जड़ दिया था। आप सभी जानते हैं कि ईशा देओल की भी शादी हो गई थी
डिवोर्स हो गया है, आजकल अपने घर पर खाली बैठी हुई है, उसको भी बेचारी को काम चाहिए, उसको भी पब्लिसिटी चाहिए। पब्लिसिटी मिलेगी तो काम मिलेगा, पब्लिसिटी नहीं मिलेगी तो कहां से काम मिलेगा। तो अब ईशा ने इतने सालों के बाद उस थप्पड़ कांड के बारे में बात करते हुए कहा है कि हाँ, मैंने अमृता को थप्पड़ मारा था। उसकी वजह यह थी कि उसने मेरी मां के बारे में कुछ ऐसा कहा था जो उसको नहीं कहना चाहिए था, और अमृता को बाद में रियलाइज हुआ था, अमृता ने मुझसे माफी भी मांगी थी। मैं ईशा देओल को यह बताना चाहता हूं कि अमृता को कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ था। एक्चुअली अमृता को पता था कि तुम्हारा भाई सन्नी देओल है, बॉबी देओल है, तुम धर्म जी की बेटी हो, तो उस बेचारी के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था सिवाय इसके कि वो तुमसे माफी मांगे। अगर कहीं उसका बाप अमिताभ बच्चन होता तो फिर तुम्हें उससे माफी मांगनी पड़ती। एक जमाने में तमन्ना भाटिया तेलुगु फिल्मों की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हुआ करती थी, बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया करती थी। अब वो स्टार्स उसके साथ काम नहीं करते, क्योंकि एक एक्टर ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 ही फिल्में किया करता है एक हीरोइन के साथ। उसके बाद वो कहता है कि भाई अब मैं इस हीरोइन के साथ और काम क्यों करूं। तो तमन्ना फैली हुई ने तेलुगु फिल्मों के सभी स्टार्स के साथ काम कर लिया, तो वहां उसका कैरियर खत्म हो गया। यही वजह है कि वो मुंबई आ गई, और मुंबई आने के बाद उसने वेब सीरीज में काम करना शुरू किया, छोटी छोटी फिल्में करने लगी। और फिर तमन्ना फैली हुई को एक बॉयफ्रेंड मिल गया था जिसका नाम है विजय, जो ओटीटी फिल्मों में काम किया करता है। कुछ दिनों ये रिलेशन चला, ज्यादा लंबा तो चलने वाला था नहीं, जाहिर सी बात है ब्रेकअप हो गया। और जब ब्रेकअप हो गया तब तमन्ना फैली हुई के दिमाग में आया कि भाई मैं तो फ्री में ही अपना टाइम खराब कर रही हूं। अरे अगर मैंने मिठाई ही बांटनी है तो मैं ढंग से बांटूं, और अगर मैं ढंग से मिठाई बांटूंगी तो मेरे पास तो फिल्मों की लाइन होगी। तो अब तमन्ना फैली हुई ने मिठाई का एक बड़ा सा स्टोर खोल दिया है। वहां रसगुल्ले भी है, वहां जलेबी भी है, वहां कलाकंद भी है, वहां हर तरह की मिठाई है भाई साहब। जिसको जैसी खानी है आए, खाए, ऐश करे। और यही वजह है कि तमन्ना फैली हुई को 4 फिल्में मिल गई है एज ए मेन लीड हीरोइन। कितनी भाई साहब? 4। बॉलीवुड में जो एक्ट्रेस मिठाई बांटती हो, अच्छी मिठाई बांटती हो, उसको फिल्मों की कतई कोई कमी नहीं है। बॉलीवुड वाले ये कहते हैं कि देखो भाई, मिठाई बांटना जरूरी है, आप कलाकंद खिलाओ, जलेबी खिलाओ, रसगुल्ले खिलाओ, फिल्में करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्टिंग आए ना आए घंटा फर्क नहीं पड़ता। तेलुगु फिल्मों का एक एक्टर है विजय एनाकोंडा, इसने हिंदी में भी एक फिल्म की थी, आपको तो पता ही है, सुपर डुपर डिजास्टर हो गई थी। उस फिल्म के रिलीज होने से पहले इसको ऐसा लग रहा था कि ये तो आने वाले वक्त का बॉलीवुड का बहुत बड़ा सुपरस्टार है। खैर, जब वो हिंदी फिल्म डिजास्टर हो गई तो इसको पता चला कि ये बॉलीवुड में कहीं भी नहीं टिकता, और ये वापसी तेलुगु फिल्मों में चला गया। अब इस एनाकोंडा की एक फिल्म आ रही है, तो जाहिर सी बात है इसको भी पब्लिसिटी चाहिए। ये भी हर मुद्दे पर बात कर रहा है। आज की तारीख में इससे किसी भी मुद्दे पर बात करो, ये जवाब देने के लिए तैयार है। तो जब इससे पूछा गया कि भाई कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ है, आपको क्या कहना है, तो इसने कहा कि देखो, जो आतंकवादी है ना, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनमें दिमाग है नहीं, तो उनको नहीं पता कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को एजुकेट किया जाना चाहिए, उनको बताया जाना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अगर उनको एजुकेट किया जाएगा तो फिर वो ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। तो एनाकोंडा ने यह बयान देकर एक सेक्शन को खुश कर दिया, वाहवाही लूट ली। अब एनाकोंडा ने भक्तों को भी खुश करना था, भक्तों की भी नाराजगी नहीं झेल सकता ये। तो जब इससे एक पत्रकार ने पूछा कि आपकी दिली तमन्ना क्या है, तो एनाकोंडा ने कहा कि यार, मेरे दिल में ऐसी तमन्ना है कि मैं पुराने वक्त में चला जाऊं, पुराने वक्त में पैदा हूं जब कभी औरंगजेब हुआ करता था, और मैं औरंगजेब के सामने जाऊं, उसको धमकाऊं, उसको बुरा भला कहूं और उसकी पिटाई करूं। बताओ, सुन लिया आपने इसका बयान? एक ही जीवन में क्या क्या देखना पड़ेगा, क्या क्या सुनना पड़ेगा, कैसे कैसे चूतियों को झेलना पड़ेगा, हद्दी हो गई यार। अरे भाई साहब, एनाकोंडा साहब, औरंगजेब वो बादशाह था कि अगर किसी बादशाह के पास उसका खत चला जाता था, वो बादशाह जब उस खत को पढ़ता था तो हाथ पैर कांपने लगते थे, उसके पैंट में मुंह देता था। औरंगजेब के सामने किसी के खड़े होने की औकात नहीं थी। औरंगजेब ने तकरीबन 50 साल तक राज किया था हिंदुस्तान पर, और किसी की औकात नहीं थी उस आदमी को चैलेंज करने की, और तुम उसको मारना चाहते हो। अरे मेरे भाई, क्या क्या सपने देख रहे हो यार। कुछ तो मर्यादा रखो, कुछ तो खौफ खाओ, कुछ तो लिमिट रखो। यार, अगली न्यूज़ तो बहुत ही कमाल की है, लेकिन भाई मैंने आपको कुछ बोला था ना, सब्सक्राइब
कर लो। नकली नवाब सैफ अली खान की एक फिल्म रिलीज हुई है ज्वेल थीप, और ये तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं कि क्रिटिक्स के मुताबिक ये बहुत ही वाहियात फिल्म है। लेकिन इसमें सैफ के साथ एक और एक्टर है जिसका नाम है जयदीप अहलावत, जो ड्राकुला जैसा दिखता है, जिसका मुंह बड़ा ही उबड़ खाबड़ है। ऐसा चेहरा है उसका कि अगर बच्चा देख ले तो 4 दिन तक रोता रहे भाई साहब। लेकिन नकली नवाब सैफ ने कहा है कि जयदीप अहलावत उतना ही हैंडसम दिखता है जितना यंग टाइम में संजय दत्त दिखा करता था। बताओ क्या हो गया इसके दिमाग को? मुझे लगता है इसका दिमाग सड़ चुका है, कीड़े पड़ चुके हैं इसके दिमाग में। नहीं तो ये नकली नवाब ऐसी बात कैसे कर सकता है यार? आप जरा याद कीजिए, जब संजय दत्त कभी यंग हुआ करता था कितना हैंडसम था, क्या दिखा करता था यार। जब संजय दत्त की फिल्म आई थी खलनायक, लंबे लंबे बाल, भाई साहब लड़की देखती थी ना तो देखती रह जाती थी। उससे ये कंपेयर कर रहा है ड्राकुला जयदीप अहलावत को। अरे भाई साहब, अरे सैफ साहब, अरे नकली नवाब साहब, कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए। अगर आंखों में मोतियाबिंद हो गया तो डॉक्टर के पास जाइए, आंखें चेक करा लीजिए भाई साहब। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की जो जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान था, जिसको किसी ने नहीं मारा था, जिसने खुदकुशी कर ली थी। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बहुत ही कमाल का काम किया है, मेरा फेवरेट काम किया है। एक्चुअली सिद्धार्थ की वाइफ कियारा प्रेग्नेंट है, तो सिद्धार्थ अपनी वाइफ को क्लिनिक लेकर जाता ही रहता है। सिद्धार्थ उसको लेकर क्लिनिक गया था और सिद्धार्थ के पीआर ने फोटोग्राफर्स को बता दिया कि सिद्धार्थ उस क्लिनिक पर है, चले जाओ। फोटोग्राफर्स को जैसे ही पता चला ये दौड़ते हुए वहां गए, क्योंकि इनके हिसाब से तो सिद्धार्थ अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है। अगर उसका फोटो इनको ना मिला तो इनकी जिंदगी बर्बाद है, बात ही खत्म। खैर, तो जब कियारा और सिद्धार्थ बाहर आए और गाड़ी में बैठने लगे तो फोटोग्राफर्स टूट पड़े फोटो लेने के लिए, और ये देखकर सिद्धार्थ को गुस्सा आ गया और सिद्धार्थ ने इनकी खूब मां बहन की, जम के मां बहन की। सिद्धार्थ भाई आपने बिल्कुल ठीक किया, पहले तो आपके मीडिया वालों ने इनको इन्फॉर्म किया, इनको वहां बुलाया, फिर आपने इनको गालियां दी। ये यही डिजर्व करते हैं एक्चुअली, इनकी लाइफ यही है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है जिंदगी में। सैफ ने कुछ दिनों पहले करीना कपूर के साथ एक पॉडकास्ट किया था और उसमें जो सैफ ने कहा था वो बहुत ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आया। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी रिपीट किया था वो, लेकिन फिर भी लोगों को समझ में नहीं आया। एक्चुअली जब करीना ने सैफ से पूछा कि एक शादीशुदा लड़की को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे घर में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो सैफ ने कहा कि मेड को अटैक नहीं करना चाहिए। What according to you should be that one mistake that should never be done in a marriage? Don't attack the maid. और बस यही वो लाइन थी जो किसी की भी समझ में नहीं आई। अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि एक चोर सैफ के घर में घुस गया था, उसने सैफ की हाउसमेट पर हमला किया था। जब उसकी हाउसमेट जख्मी हो गई थी और वो चिल्लाई थी तो सैफ आया था, फिर सैफ के साथ उसकी फाइट हुई थी और फिर उस चोर ने सैफ को भी जख्मी कर दिया था। और हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि करीना कपूर टल्ली थी और करीना कपूर ने मेड पर हमला कर दिया। जब मेड चिल्लाई तो सैफ आया, तो फिर करीना ने सैफ पर भी हमला कर दिया, सैफ को भी जख्मी कर दिया। तो जब करीना ने अपने पॉडकास्ट में सवाल किया तो सैफ ने एक्चुअली वही जवाब दिया। सैफ ने कहा कि करीना, मेड को कभी अटैक नहीं करना चाहिए। तो हकीकत यह थी जो लोगों की समझ में नहीं आई। अजय देवगन और रितेश देशमुख की फिल्म रेड 2 अगले फ्राइडे को रिलीज होने वाली है। आज इस फिल्म की एडवांस बुकिंग चालू हो गई है। इसमें हीरोइन है प्लास्टिक की गुड़िया वानी कपूर, जो लड़की कम लड़का ज्यादा दिखती है। 2 दिन की एडवांस बुकिंग होने के बाद पता चलेगा कि ये फिल्म कितनी गर्म है, लोगों में इसका कितना क्रेज है और ये फिल्म पहले दिन कितना बिजनेस कर सकती है। मौसमी चटर्जी अपने वक्त की बहुत फेमस हीरोइन थी, बहुत अच्छी, बहुत बड़ी हीरोइन थी, लेकिन अब बेचारी बूढ़ी हो चुकी है, अब कोई काम मिलता नहीं है। और ये तो मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि जो लड़की एक बार हीरोइन बन गई वो मरते दम तक हीरोइन ही बने रहना चाहती है। तो जाहिर सी बात है मौसमी जी को भी काम चाहिए, मौसमी जी को भी न्यूज में रहना है, मौसमी जी को भी पब्लिसिटी चाहिए। न्यूज में रहेगी, पब्लिसिटी मिलेगी तो काम मिलेगा, नहीं तो कैसे मिलेगा? तो मौसमी जी कुछ ना कुछ ऐसा बयान देती रहती है कि कंट्रोवर्सी होती रहती है, मौसमी जी न्यूज में बनी रहती है। जब मनोज कुमार साहब का इंतकाल हुआ तो मौसमी जी ने उस वक्त भी कुछ ऐसा कहा था जो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आया था। और अब मौसमी जी ने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें कहा है कि जब कभी गुलजार साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर हुआ करते थे, वो एक
फिल्म बना रहे थे कोशिश, और मौसमी जी का कहना यह है कि गुलजार साहब ने उनको कोशिश के लिए साइन किया था, लेकिन गुलजार साहब ने मौसमी से कहा था कि देखो जो इस फिल्म के मेन लीड हीरो है आप उनसे मिल लो, शाम को उनके साथ डिनर वगैरह कर लो, थोड़े घूम फिर लो, क्या है उनको खुश करना जरूरी है। एक्चुअली मौसमी जी सीधा सीधा कहती तो ज्यादा अच्छा होता कि गुलजार साहब ने उनसे कहा था कि जो हीरो हैं उनको मिठाई खिला दो, और मिठाई आप खिला दोगी तो फिर आपकी ये फिल्म है, नहीं खिलाओगी तो आप इस फिल्म में नहीं रहोगी। तो जाहिर सी बात है मौसमी जी ने मना कर दिया कि भाई मैं तो किसी के साथ डिनर वगैरह पे नहीं जाऊंगी, और गुलजार साहब ने उनको उस फिल्म से निकाल दिया था। तो एक्चुअली अब इस बात को करने का कोई मतलब बनता नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मौसमी जी को भी तो पब्लिसिटी चाहिए, उनको भी तो काम चाहिए भाई साहब। कसम रावण की विराट कोहली और अनुष्का जी की बहुत ही जबरदस्त खबर आ गई है भाई साहब। आप जानते ही हैं कि माधुरी अपने वक्त में बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, उसने अमेरिका में शादी की थी एक डॉक्टर से, इंडिया में शादी नहीं की थी। उसका ऐसा कहना था कि मैं एक ऐसे आदमी से शादी करना चाहती हूं जो बॉलीवुड के बारे में ना जानता हो, और अगर वो एक ऐसा आदमी होगा जो बॉलीवुड के बारे में नहीं जानता तो मेरी शादी ज्यादा सक्सेसफुल रहेगी। और ऐसा ही हुआ, माधुरी ने यूएसए में डॉक्टर से शादी की और कुछ दिनों के बाद डॉक्टर को मुंबई लेकर आ गई। आज की तारीख में वो डॉक्टर माधुरी के साथ मुंबई में ही रहता है, और जाहिर सी बात है जब मुंबई में रहता है तो उसको भी पब्लिसिटी चाहिए, उसको भी कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी करनी है, वो घर पर ऐसे कैसे बैठा रहेगा, बात को समझ रहे हो। तो आजकल माधुरी दीक्षित का हस्बैंड भी इंटरव्यू दे रहा है। एक इंटरव्यू के दौरान उसने बताया कि कुछ दिनों पहले मेरी विराट कोहली और अनुष्का से बात हुई थी, और जब मैंने उनसे पूछा कि भाई आप इंडिया छोड़कर लंदन में जाकर क्यों बस गए, इंडिया में ऐसी क्या बुराई है, तो अनुष्का ने कहा कि देखो आज की तारीख में इंडिया के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और आने वाले वक्त में क्या होगा इंडिया में किसी को नहीं पता, तो मैं अपने बच्चों को ऐसी जगह नहीं पाल सकती जहां कोई सिक्योरिटी ना हो, जहां इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो। तो डॉक्टर का कहना यह है कि अनुष्का इंडिया छोड़कर लंदन जाकर बसी है सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए। और ये मैं मानता हूं जिस आदमी के पास भी पैसे हैं उसको क्या चाहिए भाई साहब, उसको चाहिए सेफ्टी एंड पीस। उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन सा देश है, कौन सा देश नहीं है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि अनुष्का और विराट दोनों हिंदू हैं। कहीं अगर ये दोनों मुस्लिम होते तो फिर भक्त इनका क्या करते, आप तो जानते ही हो। अगली न्यूज बताता हूं, लेकिन जो आपको कहा था चैनल सब्सक्राइब कर लो। 15-20 साल पहले कोई लड़की स्ट्रगल किया करती थी जिसका नाम है नवीना बोले। जाहिर सी बात है ये लड़की बेचारी बड़ी हीरोइन नहीं बन सकी, इसको वो स्टारडम नहीं मिल सका जिसकी इसको उम्मीद थी। यही वजह है कि हम भी इसको नहीं जानते बेचारी कौन है। तो लेकिन इसको भी तो फेमस होना है, इसको भी तो पब्लिसिटी चाहिए। तो अब पब्लिसिटी के लिए इस लड़की ने चूज किया है साजिद खान को। साजिद खान कौन, फराह खान का भाई। इस लड़की ने कहा है कि एक टाइम में साजिद खान ने मुझे अपने घर पर बुलाया था, साजिद खान ने मुझे कहा था कि वो मुझे फिल्म में कास्ट करेगा, बहुत बढ़िया रोल देगा। इस लड़की का कहना है कि जब मैं साजिद खान के घर पर गई तो 2 मिनट तो बैठी, 2 मिनट के बाद साजिद ने कहा कि देखो ऐसा है आप अपने सारे कपड़े उतार दो, सारे कपड़े उतार कर मेरे सामने बैठ जाओ, मुझे अच्छे से देख लेने दो, मुझे पता चल जाए कि तुम पर कौन से कपड़े अच्छे लगेंगे, तुम्हारी बॉडी कितनी अच्छी है, तुम्हें कौन सा रोल दूं। नवीना का कहना यह है कि यह सुनते ही मैं बहुत ज्यादा डर गई, मेरी समझ में नहीं आया कि क्या करूं। तो मैंने कहा कि नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूं। तो साजिद ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, आपको कपड़े उतार कर नंगे बैठना पड़ेगा मेरे सामने, तभी मैं सही से देख पाऊंगा, तभी मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि क्या रोल देना है। तो नवीना का कहना यह है कि तब इसको एहसास हुआ कि इसको अब यहां से जाना चाहिए, अगर ये रुकी तो फिर कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। तो नवीना ने साजिद से कहा कि देखो तुम मुझे पैंटी और ब्रा में देखना चाहते हो, लेकिन मैंने अच्छे वाली नहीं पहनी हुई, तो मैं ऐसा करती हूं कि मैं घर जाती हूं, बढ़िया सा पैंटी ब्रा पहनकर आती हूं, जब तुम्हें मुझे वैसे ही देखना है तो फिर अच्छे से देखना। तो साजिद खुश हो गया, साजिद ने कहा कि हाँ जाओ, जल्दी से फटाफट चेंज करके आ जाओ। नवीना का कहना यह है कि ये फटाफट वहां से भागी और अपने घर चली गई। उसके बाद साजिद ने 50 कॉल किए, बहुत सारे मैसेज किए, पूछा कितनी देर में आ रही हो, कहां पहुंची हो, आ रही हो कि नहीं आ रही हो, लेकिन इसने उसको कोई जवाब ही नहीं दिया। अब इस मुद्दे पर मेरा कहना यह है कि मैं साजिद को डिफेंड तो नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साजिद ने ऐसा किया नहीं होगा, वो तो है ही नंगा, जाहिर सी बात है उसने ऐसा किया होगा,
ना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मेरा नवीना जी से यह पूछना है कि अगर 10-15 साल पहले साजिद ने आपके साथ ऐसा किया था तो जिस दिन किया था आपको उसी दिन पुलिस में जाना चाहिए था, आपको उसी दिन मीडिया के सामने जाना चाहिए था, आपको जो भी कहना था उसी दिन कहना चाहिए था। अब 10-15 साल के बाद आप ये बात क्यों कर रही हो? आप कर रही हो क्योंकि आपको पब्लिसिटी चाहिए, आपको फेमस होना है, आपको साजिद का नाम बदनाम करके खुद पब्लिसिटी लेनी है। मेरे मुताबिक आप 10-15 साल तक चुप रही हो तो आप भी उतनी ही गुनाहगार हो जितना कि साजिद। तो आपका हक नहीं बनता कि आप साजिद की रील बनाओ, और बनानी है तो बनाओ भी, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।